हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को देखने के लिए हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाकर के मैग्नेट ब्रेन्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको मिलने वाला है सारा का सारा डेटा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं और यूपी बोर्ड के अंतर्गत हम लोग क्लास 8 का यानी कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे इतिहास विषय के बारे में और उसके चैप्टर नंबर 9 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है वो है भारत का स्वाधीनता आंदोलन। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के जो चैप्टर हैं इसके सारे के सारे वीडियो हम लोग ने कवर कर लिए हैं और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी हो चुका है, सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। और रही बात एमसीक्यू की, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन एमसीक्यू पर, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या यूं कहें बहुविकल्पी प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। कुल 25 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया, ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी भारत के ही तो थे, तो भारत कहाँ से लौटे थे? इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी कहीं बाहर भी गए थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में गए थे, बैरिस्टर की पढ़ाई की उन्होंने और दक्षिण अफ्रीका में कई सालों तक वो रहे और दक्षिण अफ्रीका से भारत की ओर आए। पहले उन्होंने सत्याग्रह जो है वो शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में ही की थी, उसके बाद वो भारत आए। तो भारत वो कब लौटे? क्या वो 1915 में भारत लौटे, 1916, 17 या 18? तो कब वो भारत लौटे? तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जो है वो पहले इंडिया में उनका जन्म हुआ था, राजकोट का जो एरिया पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वो चले गए थे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ एक वाकया हुआ था कि वो एक रेल में सफ़र कर रहे थे, चूँकि बैरिस्टर थे, उनके पास पैसे होते थे, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा था। और अफ्रीका में रंग भेद का कानून चलता था, यानी रंग भेद का कानून मतलब काले और गोरे में भेदभाव होता था। तो महात्मा गांधी जो थे वो अंग्रेज नहीं थे, श्वेत नहीं थे, वो अश्वेत थे। तो फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़े थे, लेकिन फिर भी एक अंग्रेज ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनको वहाँ से बाहर उतार दिया। सेंट पीटर्सबर्ग करके एक स्टेशन था, वहाँ पर उतार दिया। गांधी जी इस घटना से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने मतलब उनको बहुत दिली दुख हुआ, उनको दिल से बड़ा दुख पहुँचा उनको कि यार इस तरह की भी घटनाएँ होती हैं। आप कितने ही बड़े हो जाओ, कितने ही पैसे कमा लो, लेकिन ये लोग जो शासन करने वाले ये क्रूर ही रहेंगे। उन्होंने उनकी इस नीति के खिलाफ जो है वहाँ पर सत्याग्रह भी, सविनय एक सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था और काफ़ी सफलता भी अर्जित की। उसके बाद भारत लौटे वो, तो भारत वो लौटे थे 1915 में। तो ये और ये ऑप्शन गलत है, राइट आंसर है 1915। 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न आए थे इंडिया में और वहाँ जाकर आकर के इन्होंने शुरुआत की थी अपने सत्याग्रह आंदोलन की। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1915। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रेल से क्यों उतार दिया गया था? अभी मैंने आपको वाकया सुनाया वो कि महात्मा गांधी रेलवे में सफर कर रहे थे, टिकट तो था उनके पास, ऐसा नहीं कि बिना टिकट के तो ठीक है, वो लीगल था कि बिना टिकट के आप उतार दो, लेकिन टिकट होते हुए क्या केवल टिकट पर अधिकार केवल गोरे लोगों का, और गोरे लोगों का था तो फिर उनको टिकट दे क्यों दी, और अगर दे दी तो फिर उतारा क्यों? तो एक अंग्रेज व्यक्ति ने उनको वहाँ से धक्के मार निकाल दिया, उस तरह से कह सकते हैं कि निकाला था। और एक रात भर एक स्टेशन पर वो रहे थे वहीं, तो बड़ा उनको एक दुख हुआ था। तो क्यों हुआ था, क्यों उनको निकाला गया था उस रेल से, डिब्बे से क्यों बाहर फेंक दिया? क्यों? क्योंकि वो अश्वेत थे, वो गोरे नहीं थे। क्यों? क्योंकि वह गरीब थे, या वो भारतीय थे इस वजह से उनको बाहर निकाला गया, या फिर वो श्वेत थे, वो गोरे थे इसलिए उनको बाहर निकाल दिया। तो महात्मा गांधी गोरे तो नहीं थे, महात्मा गांधी गरीब भी नहीं थे। महात्मा गांधी गरीब होते तो फिर फर्स्ट क्लास का टिकट कैसे लेते? महात्मा गांधी भारतीय तो थे, लेकिन केवल भारतीय होने से कि बाहर निकाल देंगे और दूसरे देश के लोगों को नहीं निकाल सकते थे। तो मेन कारण जो था ना दोस्तों, वो था गांधी जी जो थे वो अश्वेत थे, वो गोरे नहीं थे इस वजह से, और वहाँ पर रंग भेद की नीति चलती थी, अपार्थाइड जो वहाँ पर कानून चलता था, उसकी वजह से ये सामना करना पड़ा और इसी घटना से प्रेरित होकर महात्मा गांधी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 1919 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? आखिर 1919 में एक अधिनियम पास किया गया था, कौन सा अधिनियम पास किया गया था? क, ऑप्शन नंबर क है शारदा एक्ट, ऑप्शन नंबर ख है बाल विवाह निषेध अधिनियम, ऑप्शन नंबर ग है
रॉलेट एक्ट, और ऑप्शन नंबर घ है साइमन कमीशन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? कब 1919 में कौन सा अधिनियम जो है लाया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग 1919 में जाए तो 1919 में एक घटना और याद आनी चाहिए आपको, और वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। तो 1919 में ऐसी घटना क्यों हुई थी जलियांवाला बाग की? क्यों? क्योंकि दो नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल साहब, डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि एक कानून चल रहा था उस समय 1919 में। उस कानून में यह कहा गया था कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, जेल में डाल देता उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को क्रांतिकारियों की गतिविधियों को कम करना था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी, कांग्रेस की गतिविधियां बढ़ गई थी, तो कांग्रेस और क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यह नीति लागू की जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये काले कानून के नाम से भी जाना जाता था और इसे कहा जाता था बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया? ग इज दी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया? ग, यानी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत किस नीति के खिलाफ की? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह वो लेके के आए थे, वो क्यों उन्होंने किया था? क्या वो अंग्रेजों के व्यापार करने के तरीके से परेशान थे? क्या वो किसी रंग भेद की नीति को लेकर परेशान थे? क्या कर की जो नीति थी, अंग्रेज बहुत ज्यादा कर लेते थे अफ्रीका में, इस वजह से वो नाराज थे? या छुआछूत को लेकर के अफ्रीका में गांधी जी ने ये सत्याग्रह की स्थापना की शुरुआत की? तो छुआछूत तो पूरी दुनिया में, भारत में देखने को मिलता है, दुनिया में और कहीं पर नहीं है। लेकिन गांधी जी को एक रेल के डिब्बे से उतारना, वो भी किस वजह से? क्योंकि वो गोरे नहीं थे, मतलब काले और गोरे में भेद किया गया था, और ये भेद की नीति क्या कहलाती थी? रंग भेद की नीति कहलाती थी। इसी रंग भेद की नीति की वजह से उनको सत्याग्रह करना पड़ा। दोस्तों, इन्हीं गांधी जी के मतलब विचारों को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति बड़े फेमस हुए थे, नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एकमात्र व्यक्ति हैं, मतलब पहले व्यक्ति थे दक्षिण अफ्रीका में जो काले थे लेकिन फिर भी वहाँ के प्रेसिडेंट बने। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ऐसा कहा जाता था। साउथ अफ्रीका जैसे आज़ाद हुआ, ये प्रेसिडेंट वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, और एक गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेरित थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? रंग भेद की नीति। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? गांधी जी जब भारत लौटे 1915 में, तो क्या आते से ही सत्याग्रह शुरू कर दिया था? कब उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया और किसके खिलाफ किया था? तो क्या 1916 में किया, 17 में किया, 18 में किया या 19 में किया? एक ऑप्शन तो सही है, आप जानते ही हैं दोस्तों। जब देश में रॉलेट एक्ट आया था ना, रॉलेट एक्ट जब आया था, तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्योंकि ये खराब था, जबरदस्ती लोगों को यहाँ पर जो है गिरफ्तार किया जा रहा था, और इस रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और कौन सत्याग्रह शुरुआत जो की थी वो कब की थी? 1919 में ही की थी, क्योंकि रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था। तो पहली बार गांधी जी ने भारत में जो सत्याग्रह शुरू किया तो 1919 में शुरू किया। तो राइट आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। अन्याय करने वाले का सहयोग न करना क्या कहलाता है? जब कोई व्यक्ति आपके साथ अन्याय करे, तो अन्याय करने या कोई पूरी संस्था अन्याय करे, तो उस संस्था के खिलाफ, यानी अन्याय करने वाले का सहयोग न करना क्या कहलाता है? उसका सहयोग मत करो अगर आपको लग रहा है कि वो अन्याय कर रहा है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर क अवज्ञा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ख असहयोग कहलाता है, या ऑप्शन नंबर ग अवमानना कहलाता है, या ऑप्शन नंबर घ अनुशासन कहलाता है? क्या होता है? तो सहयोग न करना मतलब असहयोग, सीधी सी बात, सिंपल सा फंडा है, सहयोग नहीं करना, असहयोग। तो इसका राइट आंसर है ख असहयोग। इसी वजह से उन्होंने ये वाक्य बोलते हुए कि अन्याय करने वालों का सहयोग नहीं करना चाहिए, इसी के साथ 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। मतलब ये कि हम ऑफिस जाएंगे, हम सब काम कर, हम जब जो अंग्रेज के लिए अपॉइंट हुए हैं भारतीय, वो सब जाओ, काम मत करो। पुलिस वाले जा रहे हो, काम मत करो। सेना जा रही है, काम मत करो। कर्मचारी जा रहे हैं, काम मत करो। इतना असहयोग को आगे बढ़ाओ कि अंग्रेज अपने आप देश में शासन चलाना इनके लिए मजबूरी हो जाए, मतलब शासन चलाना इनके लिए मुश्किल हो जाए और देश छोड़ना मजबूरी हो जाए।
क्योंकि ये शासन हम ही लोगों से चलवा रहे हैं ज़बरदस्ती, और हम ईमानदार हैं, इस वजह से ये फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें भी असहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना कहलाता है। अगर कोई बात आपको अनुचित लग रही है तो उस अनुचित बात को मानने से इनकार कर दो। आपको लग रहा है सही नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा, तो सही नहीं है तो नहीं मानूंगा, लेकिन गुस्सा होकर नहीं, लड़ करके नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से उसको मानने से मना करना। क्या वो अवज्ञा कहलाता है? क्या वो असहयोग कहलाता है? क्या वो अन्याय? तो अन्याय तो नहीं है, वो अन्याय कैसे कहलाएगा? तो हमारा जस्टिस है। अनुशासन है क्या वो? तो अनुशासन तो नहीं हो सकता। तो वो चीज़ जो कहलाएगी, ये 3 तो बिल्कुल नहीं है, वो है अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब होता है मानने से मना करना। इसके सामने आप क्या जोड़ दो? सविनय, और फिर क्या लिखना है? अवज्ञा। तो ये आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया था। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत करके नमक कानून तोड़ा। उन्होंने बोला नमक का कानून, कर का लगाने का कानून हमें पसंद नहीं आया, हम इसको नहीं मानते, और नमक कानून तोड़ दिया। शांतिपूर्ण तरीके से किसी की बात मानने से इनकार करना गांधी जी का दूसरा बड़ा सत्याग्रह था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। काफी लंबे समय तक चला और गांधी जी को काफी यहां पर फायदा भी मिला। अवज्ञा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सत्याग्रह का क्या तात्पर्य? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस? सत्याग्रह शब्द का मतलब क्या होता है? केवल सत्य ही सत्याग्रह है? ऑप्शन नंबर क बोलता है। ख बोलता है कि अहिंसा ही सत्याग्रह है। ऑप्शन नंबर ग बोलता है सत्य के लिए आग्रह करना, अनुरोध करना, निवेदन करना ही क्या है? सत्याग्रह है। और लास्ट है सत्य के लिए हिंसा करना सत्याग्रह। सत्य के लिए हिंसा की आवश्यकता ही नहीं। अगर आप सच्चे हैं तो केवल आग्रह करो, जरूरत नहीं है किसी को परेशान करने की, मारने की। तो सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। ग इज द राइट आंसर। तो ग क्या है? सही उत्तर हो गया आपका। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 8 का ऑप्शन नंबर ग, सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह। क्वेश्चन नंबर 9 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जब रॉलेट एक्ट इंडिया में आया, रॉलेट एक्ट इंडिया में आया 1919 में आया था। और इस रॉलेट में क्या बोला कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के। तो 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन किचलू एवं सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में एक विशाल आम सभा, विशाल सभा का आयोजन किया गया। कहां पर? जालियांवाला बाग में। और ये आम लोग केवल शांतिपूर्ण तरीके से इन दोनों की रिहाई की मांग कर रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण था। लेकिन एक व्यक्ति था जनरल डायर, जनरल डायर, उसको सूचना पहुंची और वो अपनी सेना को लेके गया, तो सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों को बोला गोले चला दो। उन्होंने अंधाधुंध फायर करना शुरू की और सैकड़ों लोग वहीं मारे गए, हजारों लोग वहाँ पर जो है उनको परेशानी हुई या घायल हो गए, और बच्चे, महिलाएं सब थी उसमें। दोस्तों, भारत में आज तक का सबसे बड़ा ये ह्यूमन मैसेकर कहा जाता है, यानी मानव एक हत्या कही जाती है, इससे बड़ी आज तक नहीं हुई है। तो ये इसे कांड कहा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। इसी को लेकर के बहुत सारे लोगों ने देश में विरोध प्रदर्शन किया, विद्रोह दिखाया, और अंग्रेज को लग रहा था कि ऐसे में दमन हो जाएगा, लेकिन हमारा जोश और बढ़ गया था दोस्तों। तो भारत में क्या होता था उस समय कि भारत में अगर लोग शहीद भी हो रहे हैं तो उससे और जोश मिल रहा था, तो आज़ादी के लिए लड़ाई और जारी रही। बाद में कई सालों के बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह साहब ने क्या किया, उनके मन में ठान लिया था जब ये घटना हुई तो कि इस जनरल डायर को तो मार के रहूंगा, भले इसको 99 की एज में मारूं, लेकिन इसको मार के रहूंगा। और वो इंग्लैंड गए, क्योंकि जनरल डायर को बाद में इंग्लैंड भेज दिया था। इंग्लैंड में ये रहे, वहाँ इन्होंने वेटर का काम किया है और पता नहीं क्या क्या काम करके उन्होंने गुजारा किया था। और जैसे ही मौका पाया जनरल डायर को मार के आए थे। मतलब इसको बोलते हैं एक, जो बोलते हैं ना, बदला लेने की भावना जो थी। और ये जो भावना थी ये बिल्कुल सही थी। क्यों? क्योंकि आपने
मासूम लोगों को मार दिया था। तो उधम सिंह को के बारे में स्टोरी भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ हुआ था। राइट आंसर क्या है? 13 अप्रैल 1919 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते किसने सर की उपाधि वापस लौटा दी? अंग्रेज लोगों ने, अंग्रेज सरकार ने एक व्यक्ति को सर की उपाधि दी थी। किसको? क्या गांधी जी को बोलते थे सर महात्मा गांधी जी? नहीं। क्या दादा भाई नौरोजी को दी थी वो उपाधि, सर दादा भाई नौरोजी इनको बोलते थे? या फिर सर रविंद्रनाथ टैगोर साहब को बोलते थे? या फिर सर लोकमान्य तिलक? मेरे ख्याल से आपको पढ़ने में ही जो एक अच्छा एक लग रहा होगा साउंड की किसके साथ जोड़ सकते हैं, तो सर रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये थे जिनको सर की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने ये सर की उपाधि जो है वापस लौटा दी थी किसको? ब्रिटिश सरकार को, ये बोल के कि आपने हमारे देश में इस प्रकार का एक मानव हत्या की है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। राइट आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 1857 के बाद सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? किस आंदोलन को भारत में 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा आंदोलन बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें इतने ज्यादा लोग जुड़े थे। कौन सा था वो? क्या होम रूल आंदोलन था वो? क्या असहयोग आंदोलन था? सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो आंदोलन था? तो देखिए, होम रूल में तो बहुत कम लोग जुड़े थे। 1916 के आसपास की बात है, 1920 के आसपास की बात है, 1930 की बात है और 1942 की बात है। अगर इसको छोड़ दे तो ये तीनों क्या थे? बड़ा जन सैलाब उमड़ा था इसमें। तीनों के तीनों बहुत बड़े बड़े आंदोलन थे, बहुत बड़े आंदोलन थे। लेकिन क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, 1857 के बाद सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा हुआ था? तो होम रूल तो है ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि वो तो इतना बड़ा था ही नहीं। तो बाकी तीन बड़े में सबसे पहला कौन सा हुआ था? मैं बोल रहा हूँ 1920 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था तीनों में? असहयोग आंदोलन। इसलिए राइट आंसर क्या होगा कि असहयोग आंदोलन वो आंदोलन है जो 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था, क्योंकि इतने सारे लोग इसमें जुड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। असहयोग आंदोलन का काल था, इसका काल क्या था? कब आया था, कब हुआ था? क्या 1919 से 1922 तक हुआ था असहयोग आंदोलन? क्या 1920 से 1922 में हुआ था? या 1921 से 1922 के बीच में था? या 1920 से 1921 के बीच में था? तो ये कौन सा था? तो पहले बता दूं कि जलियांवाला बाग के कांड के बाद ही महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ था। उन्होंने इसी के चलते ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये असहयोग आंदोलन के साथ एक और आंदोलन चल रहा था, खिलाफत, तब भी गांधी जी उसके भी साथ थे। ये चल रहा था 1920 से लेकर 1922 तक। और 1922 में अंततः महात्मा गांधी ने खुद ही एक घटना के चलते खुद ही उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बड़ा आंदोलन था क्योंकि इसमें क्रांतिकारी भी हिंसा छोड़कर अहिंसा की ओर आ गए थे, इसलिए तो बोल रहे बहुत बड़ा एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, तो राइट आंसर क्या हो गया? 1920 से 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन। चरखा चला के स्वराज लेंगे किस आंदोलन का नारा था? उस आंदोलन का नारा था जिसमें स्वदेशी चीजों पर बहुत ज्यादा हमने जो है काम किया था। क्या असहयोग आंदोलन की बात कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे थे, या बंग भंग आंदोलन में ऐसा हुआ था? देखिए, माना कि बंग भंग आंदोलन में भी ऐसा हुआ था। पहले तो मैं इसके सन लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा बार बार लिखने से आपको चीजें याद हो जाएगी। 1920, 1930, 1942 और 1905 के बाद ही शुरू हो गया था बंग भंग आंदोलन। दोस्तों क्या हुआ था? चरखा चला के स्वराज लेंगे, ये जो लाइन बोली गई थी ये असहयोग आंदोलन के बाद बोली गई। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो उन्होंने स्वदेशी चीज़ों पर भी जोर दिया। गांधी जी बोलते थे कि हम लोग सूत काटेंगे, चरखा चलाएंगे, देसी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करेंगे। ये मामला होता, हमारे अपने स्कूल होंगे, अपने कचहरियाँ होगी। तो कचहरिया वाले ने कचहरियाँ छोड़ दी, मतलब वकीलों ने कचहरियाँ छोड़ दी, छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, सरकारी को प्राइवेट स्कूल में आना शुरू हो गए। ये सब हुआ उस समय, और यही बोला था कि महात्मा गांधी की जय और चरखा चला चला के हम स्वराज लेंगे, ये हमारा मोटिव था उस समय, और यही कुछ हुआ। और इसका राइट आंसर क्या है? क इज द राइट आंसर, यानी असहयोग आंदोलन में ऐसा कुछ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को आखिर महात्मा गांधी ने 1922 में क्यों स्थगित कर दिया? कौन सी वो घटना थी जिसके चलते? फरवरी 1922 में घटना हुई थी। क्या वो काकोरी की घटना हुई थी? क्या वो लाहौर कांड था? क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड था? या चोरी चोरा का कांड था?
तो अगर आपको इन घटनाओं के बारे में पता है, अगर आपको नहीं पूरी स्टोरी भी नहीं पता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है कब हुआ था ये, तो आप लगा सकते हैं अनुमान। काकोरी कांड की बात करें तो ये 1925 के आसपास हुआ था। और असहयोग आंदोलन स्थगित कब कर दिया था? 1922 में। लाहौर कांड जो है ये 1930-31 की बात है, जब भगत सिंह साहब को फांसी दी गई थी। जलियांवाला बाग 1919 में, जब असहयोग आंदोलन शुरू ही नहीं हुआ था तो कैसे करेंगे। चोरा चोरी की जो घटना है ये 1922 को हुई थी, 5 फरवरी 1922 को, और जस्ट 8 फरवरी के आसपास तो गांधी जी ने वापस ही ले लिया था। तो चोरा चोरी की घटना की वजह से महात्मा गांधी को दुख हुआ। क्या थी आखिर चोरा चोरी की? गोरखपुर जो जिला है उसके अंतर्गत चोरा चोरी नाम का एक जगह आता है, वहीं पर यह हुआ था। हुआ ये था कि किसानों के किसी अपने साथी को अंग्रेज सैनिक ने, अंग्रेज अधिकारी ने काफ़ी पीट दिया था, बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी, जिसका विरोध करने के लिए किसानों ने थाने को घेर लिया। गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया था इस आंदोलन के दौरान उनके अंदर कि उन्होंने थाने में आग लगा दी, जिससे कि कुछ सिपाहियों को हाथात हुए, अंग्रेज सिपाही जो है उनको परेशानी हुई, कुछ घायल हो गए। गांधी जी को लगा कि भाई जहाँ मैं असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा से कर रहा हूँ, वहाँ ये हिंसा की कोई जगह नहीं। वो बार बार बोलते थे कि हिंसा से जीता नहीं जा सकता, हिंसा को बिल्कुल भी नहीं मानते थे वो, हिंसा होनी नहीं चाहिए, अहिंसा चाहिए थी। इसलिए गांधी जी को बहुत बुरा लगा, दुख हुआ इस घटना से, तो तुरंत उन्होंने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने से बहुत सारे लोग खफा हो गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये आंदोलन लंबा चलता रहा तो एक दिन हम लोग स्वराज यानी स्वतंत्रता लेकर के रहेंगे। लेकिन गांधी जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। राइट आंसर क्या है आपका? चोरा चोरी का कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। चोरा चोरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो अभी मैंने बता दिया गोरखपुर जिले में है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था जो अभी हमने घटना के माध्यम से बताया। राइट आंसर आपके सामने है गोरखपुर जिला, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1925 में रेलगाड़ी से सरकारी खजाना कहाँ लूटा गया था? रेलगाड़ी से जो लूट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? 1925 में हुई थी। क्या वो चोरा चोरी नाम की जगह पर हुई थी? क्या बलिया में हुई थी? चोरा चोरी वाली तो थाने वाली घटना थी, वो लूट वाली नहीं थी। बलिया वाली घटना वो है ही नहीं। बलिया वाली घटना में तो ऐसा था कि वो जो आंदोलन चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें बलिया वाली चित्तू पांडे वाली घटना हुई थी, तो ये भी नहीं था। 1942 वाली घटना थी वो। काकोरी कांड की घटना जो थी वो 1925 में हुई थी, और छपरा में ऐसी कोई वाकया हमने पढ़ा ही नहीं है। तो काकोरी कांड जो हुआ था ये वही था, लूट थी एक तरह का, इससे षड्यंत्र भी कहा गया। और इसमें बहुत सारे नेता इसमें शामिल थे। अशफाक उल्लाह खान साहब, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, और राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे। तो ये इन लोगों ने क्या किया था, सरकारी खजाने को लूटा था। तो राइट आंसर क्या है? काकोरी की जो घटना थी वो 1925 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? काकोरी कांड के बाद कौन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा? जब काकोरी घटना हुई ना तो सब लोग गिरफ्तार हो गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये सब गिरफ्तार हो गए। कौन ऐसा था इन चार में से जो बच गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल साहब गिरफ्तार हो गए थे, अशफाक उल्लाह साहब गिरफ्तार हो गए थे, भगत सिंह साहब तो थे ही नहीं षड्यंत्र में, तो गिरफ्तार कैसे होंगे। लेकिन कौन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे? जो गए भी थे और लगे भी नहीं। तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सुनते हैं, कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे वो। आखिरी में जब अल्फ्रेड पार्क में उनकी लड़ाई हुई थी अंग्रेजों से, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन अंग्रेजों को जीते जी अंग्रेज के हाथ में नहीं आए थे। वो थे चंद्रशेखर आज़ाद साहब। उसके बाद उनकी मुलाकात भगत सिंह साहब से होती है। भगत सिंह को किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या के लिए फांसी दी गई थी? भगत सिंह साहब को लाहौर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 1931 की बात थी वो, 23 मार्च की बात थी, जब शहीद दिवस मनाते हम लोग। तो ये जो शहीद दिवस मनाते थे, इनको फांसी दी गई थी उस समय। तो क्यों दी गई थी? किस अंग्रेज अधिकारी को इन्होंने मार दिया था? हुआ ये था कि साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन में 7 के 7 मेंबर अंग्रेज थे, एक भी इंडियंस नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था। इसी वजह से हमारे देश के लोगों ने साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। और साइमन वापस जाओ के इन नारों में जो व्यक्ति थे, उनका नाम था लाला लाजपत राय, वो भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारे लगा रहे थे। तभी एक अंग्रेज अधिकारी ने लाठी से लगातार उनके सर पे वार किया, लगातार वार करते चले गए, लेकिन वो थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार जो है इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन ज़्यादा चोट आने की वजह से लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु होने के बाद भगत सिंह साहब उनको बहुत मानते थे। भगत सिंह साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस अधिकारी को
बीच जगह मतलब खुलेआम उसको गोली मार के उन्होंने खत्म कर दिया था। उस अधिकारी का नाम था सैंडर्स, न वो जनरल डायर था। जनरल डायर तो जलियांवाला बाग से जुड़े हुए हैं, और मिंटो और इरविन ये नहीं थे, ये वायसराय साहब थे, तो इनको तो नहीं मारा किसी को, लेकिन सैंडर्स नाम के अधिकारी को मार दिया था। तो राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में कौन शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क की अगर बात करें तो ये चंद्रशेखर आज़ाद साहब शहीद हुए थे। और आज भी इलाहाबाद, आप यूपी में रहते हैं, सब लोगों को पता है, इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है उसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया था, और ये नाम उसको आज भी दिया जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी क्योंकि अंग्रेज के हाथ नहीं आना चाहते थे, और इस तरह का जीवन उन्होंने जिया है। आज भी हम लोग उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं। राइट आंसर है आपका चंद्रशेखर आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज का मतलब होती है पूरी आज़ादी, हमें पूरी आज़ादी, फुल इंडिपेंडेंसी चाहिए, ये आज़ादी की मांग हमारी थी। ये आज़ादी की मांग कब और कहाँ की गई? क्या ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन में की गई थी? क्या कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? या कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि वो बात है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की, 1929 की बात है दोस्तों, जब कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था पूर्ण स्वराज का, और रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराया था, रावी नदी के किनारे, ध्यान रखना। और फिर तय किया कि 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया था दोस्तों, ये ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज दिवस। इसीलिए 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखना, 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। इसी वजह से जब देश का संविधान लागू किया जाने की बात हुई थी तो पूर्ण स्वराज दिवस के दिन ही हमने 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू किया। वो कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। राइट आंसर लाहौर अधिवेशन है। इसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और उन्हीं ने ये पूर्ण स्वराज का जो है डिक्लेयर किया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया? क्या भूख हड़ताल की गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए, या फिर उन्होंने जुलूस निकाले, दांडी यात्रा की, तीर्थ यात्रा की? क्या किया गांधी जी ने जिससे उन्हें नमक कानून तोड़ा? तो गांधी जी ने ये यात्रा की थी 1930 में, और अपने 78 अनुयायियों के साथ, साथियों के साथ मिल करके ये जो है मार्च 1930 में चले, वहाँ से निकले थे साबरमती आश्रम से। और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात का एक तट था दांडी तट, 6 अप्रैल को 1930 को उस दांडी के तट पर पहुंच करके नमक उठाकर हाथ में नमक कानून को तोड़ दिया। तो क्या था यह नमक कानून? नमक पर सरकार टैक्स लगाती थी, उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को किया था। और यही सविनय, यहीं से शुरुआत काय की कर दी उन्होंने, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। ये कौन सी शुरुआत? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी ये नमक कानून को तोड़ने की। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? दांडी यात्रा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से पुकारा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जो है ना किस नाम से ये फेमस थे? क्या क आंसर जो है वो है सीमांत गांधी, या फिर गांधीवादी महात्मा बोलते थे कि उस्ताद बोलते थे? तो ये जो है पेशावर वाला, मेरे ख्याल से उत्तर पश्चिम वाला रीजन है, भारत का उत्तर पश्चिम वाला जो इलाका है, पेशावर के ऊपर वाला इलाका है, जहाँ पर ये सब बोल सकते हैं कि ये उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और वही काम करते थे। गांधी जी का सत्य और अहिंसा के साथ ही काम करते थे। इन्होंने एक लाल कुर्ती मूवमेंट चलाया था, स्वयं सेवक बनाए थे, खुदाई खिदमतगार जिसको बोलते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता था सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से विख्यात हुए। और ये बाद में आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए। और मैं आपकी कमाल की बात बता दूं कि भारत रत्न जो है एक ही पाकिस्तानी व्यक्ति को दिया गया, और वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा? सीमांत गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कुर्ती दल किसे कहा जाता है? रेड शर्ट जो दल था वो कौन? क्या स्वयं सेवक दल था, वो सैनिक दल था, खुदाई खिदमतकार कहते थे, या ब्रिटिश खिदमतगार बोलते थे? तो खुदा की खिदमत में लगे हुए लोग थे, वो सेवक ही थे, उसका वो दल का नाम था खुदाई खिदमतगार। ये सभी लोग लाल कुर्ती, रेड कुर्ता पहनते थे। और ये किसने चलाया था? ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने पेशावर वाले रीजन में चलाया था। ये लोगों की हेल्प करते थे। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 24।
ऐसा कौन सा व्यक्ति इन चारों में जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो मैं आपको बता दूं कि पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी नहीं गए थे और कांग्रेस के लोग भी नहीं गए थे। तो जब गांधी जी भी नहीं गए थे, कांग्रेस के लोग भी नहीं गए थे, तो बचा कौन? तो बचा ये कि कांग्रेस के लोग की बात करें, जवाहरलाल नेहरू हैं, वो भी नहीं गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं गए थे, ये भी नहीं गए थे, बचे हुए ये हैं। ये पहले में भी गए थे, दूसरे में भी गए थे, दूसरे में गांधी जी भी गए थे, कांग्रेस भी गया था, तीसरे में भी ये गए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे बी आर अम्बेडकर। ध्यान रखना, ये बी आर अम्बेडकर साहब गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतिम क्वेश्चन है कि पूना समझौता किसके बीच हुआ था? किन व्यक्ति के बीच पूना समझौता हुआ था? क्या ये गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता बोलते उसको, तो 1931 में हुआ था। अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था, पटेल साहब दोनों के बीच में। इनके बीच में कुछ वार्ता तो हुई थी, लेकिन वो संविधान की वार्ता थी, ये कोई पैक्ट नहीं था। क्या गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में कुछ था, या नेहरू जी अंबेडकर साहब के बीच में कुछ था? अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच में एक मुद्दा था कि हुआ ये था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ये हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जब गए, 1932 के आसपास की बात है, गए वहां पर, तो वहां पर गए तो पता चला कि उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। और गांधी जी पृथक निर्वाचन बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनने बोला कि आरक्षण दे दो लेकिन पृथक निर्वाचन मत दो, और उसके चलते गांधी जी ने भूख हड़ताल करना शुरू की। और इसी वजह से अम्बेडकर साहब आए और गांधी जी से मुलाकात की, पूना में दोनों मिले, और मुलाकात के बाद यह समझौता हुआ कि वो पृथक निर्वाचन नहीं लेंगे, हम लोग आरक्षण ले लेंगे। तो ठीक है, तो इसी पैक्ट को क्या कहा गया? पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? 25 का ग इज द राइट आंसर, गांधी जी और अंबेडकर। दोस्तों ये होता है आपका चैप्टर 9 नंबर 9 का एमसीक्यू खत्म। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इतिहास को वैसे भी पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी की सारी जितनी भी समस्याएं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो धीरे धीरे खत्म हो रही होगी। मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं। आप चाहे तो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वो भी आपके मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर जो है उसमें आसानी से मिल जाएगा। आपकी नोट्स बनाने की समस्या को खत्म करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लाया है बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट, जहां पर आपको मिलने वाली बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट वाली किताबें जो आपके कोर्स से संबंधित है। मैग्नेट ब्रेन्स ने तैयार करवाई है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस फॉर्म भरिए और सीधे किताबें अपने घर पे मंगवा लीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम बहुत सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल करवाती है, जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, जहां हम लोग किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी पढ़ाई मुफ्त करवाते हैं। एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी की तैयारी करवाते हैं, स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं। सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए हम लोग क्लास 7 से क्लास 12 तक की तैयारी करवाते हैं। वहीं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, जेब और केप जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छा लग रहे हैं ना, तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर तो जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।